और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने यूरोप को परमाणु बम की धमकी दी है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने चेतावनी देते हुए यह कहा है कि यूरोप में भी परमाणु दुर्घटना हो सकती है। आपको बता दें कि यूक्रेन के ज़ापोरिजिया प्लांट के बेहद करीब यानी कि 3 दिन पहले रॉकेट से यहां हमला हुआ था, जिसके बाद यूरोप और रूस के बीच में तनाव बढ़ गया है। और ऐसे में अब परमाणु प्लांट पर हमले का जवाब किस तरीके से दिया जा रहा है, उससे जुड़ी ये बड़ी जानकारी मिल रही है। यूरोप को परमाणु अटैक की धमकी किसने दी? परमाणु रिएक्टर को तबाह करने की साजिश किसकी? परमाणु रिएक्टर फटेगा तो क्या होगा? यूरोप में इस वक्त डर पसरा हुआ है। ज़ापोरिजिया परमाणु प्लांट के पास रॉकेट हमले के बाद यह खतरा अब खौफ में बदल चुका है, क्योंकि रूस की तरफ से इस पर बेहद ही सख्त रुख अपनाया गया है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने टेलीग्राम पर बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने ज़ापोरिजिया परमाणु प्लांट पर हमले के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है और अपने बयान में यूरोप के देशों को चेतावनी भी दी है। यूरोप को ये नहीं भूलना चाहिए कि उसके यहाँ भी परमाणु प्लांट है और वहाँ भी ऐसी कोई दुर्घटना हो सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच ज़ापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हो रही गोलीबारी को लेकर के अब जुबानी जंग भी जारी है। दोनों देशों के बीच एक दूसरे पर इस परमाणु प्लांट पर हमला करने का आरोप लगाया गया है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि अगर दोनों देशों ने संयम नहीं दिखाया तो पूरे क्षेत्र को परमाणु आपदा का सामना करना पड़ सकता है। रूस का दावा है कि यूक्रेनी सेना इस प्लांट को निशाना बनाकर हमला कर सकती है। वहीं यूक्रेन का दावा है कि रूस परमाणु आतंकवाद के लिए इस प्लांट पर गोले दाग रहा है। ऐसे में अगर एक भी गोला न्यूक्लियर प्लांट के अंदर गिरता है तो तुरंत रेडिएशन की सुनामी आ सकती है। ज़ापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूरोप में सबसे बड़ा और दुनिया में 10 सबसे बड़े संयंत्रों में से एक है। ये यूक्रेन में परमाणु ऊर्जा से पैदा होने वाली कुल बिजली की आधे से ज्यादा बिजली यहीं से आती है। इस संयंत्र की कुल क्षमता लगभग 6000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने की है, जो लगभग 40 लाख घरों में बिजली सप्लाई करती है। प्लांट यूक्रेन की राजधानी कीव से लगभग 550 किलोमीटर दूर है। उधर रूस ने दावा किया है कि अमेरिका ने यूरोप में 200 परमाणु हथियार छिपा कर रखे हैं, जिन्हें 6 नेटो देशों में रखा गया है। रूस का दावा है कि इन परमाणु बम का इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका ने 257 विमान भी तैयार किए हुए हैं। इसके अलावा अकेले फ्रांस के पास 290 परमाणु बम हैं, जबकि ब्रिटेन के पास भी 225 परमाणु बम हैं। रूस के पास सबसे ज्यादा 6255 परमाणु बम हैं। रूस ने अपने 1625 परमाणु बम को हमलों के लिए तैयार हथियार में फिट भी कर लिया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में फिर से परमाणु युद्ध का खतरा अब बढ़ता चला जा रहा है और ये लड़ाई करीब करीब निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। ऐसे में यूरोप में भड़की एक चिंगारी पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। और यूक्रेन जंग के दौरान रूस और यूक्रेन जिस तरह एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, उसकी वजह से यूरोप में एक बार फिर चेरनोबिल जैसा हादसा होने का एक नया खतरा मंडराने लगा है। 36 साल पहले चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के एक रिक्टर फटने से यूरोप के कई देशों में रेडिएशन फैल गई थी। और रूस का यह आरोप है कि यूक्रेन ये जानने के बावजूद ज़ापोरिजिया परमाणु संयंत्र पर गोलीबारी कर रहा है। परमाणु एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि अगर ज़ापोरिजिया परमाणु संयंत्र का नुकसान होता है तो उससे पूरे यूरोप में रेडिएशन फैल सकती है। यूक्रेन जंग से खड़ा हुआ नया खतरा। ज़ापोरिजिया परमाणु संयंत्र पर हमला। रेडिएशन लीक होने का खतरा बढ़ा। तबाही का सैलाब लाएगी यूक्रेन जंग।
इससे पहले हम आपको ये बताएं कि इस वक्त दुनिया पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है और कैसे यूक्रेन जंग दुनिया में तबाही के सैलाब का सबब बन सकती है। उससे पहले यूक्रेन के मैदान जंग से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीरें यूक्रेन की फौज की हैं, जो इस वक्त रूस की सेना पर हमला करने के लिए तैयार हैं। पहला रॉकेट, दूसरा रॉकेट, तीसरा रॉकेट, चौथा रॉकेट, पांचवा रॉकेट, छठा रॉकेट, सातवां रॉकेट, आठवां रॉकेट। ये यूक्रेन की फौज के उस ताबड़तोड़ मिसाइल हमले की तस्वीरें हैं जो वो रूस की सेना पर रूस के ही BM-27 यूरेगन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से तबाही का बारूद बरसाने की हैं। आइए अब आपको यूक्रेन जंग के दूसरे रुख यानी रूस की बमबारी की तस्वीरें भी दिखाते हैं और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे रूसी सेना यूक्रेन में अपने टारगेट को निशाना बनाने की तैयारी कर रही है। फिर कमांड सेंटर से हमले का फरमान मिलते ही ये रूसी सैन्य दस्ता ताबड़तोड़ रॉकेट फायरिंग शुरू कर देता है। ये सब इतनी तेज और जल्दी हो रहा है कि रॉकेट की गिनती करना भी मुश्किल है। दरअसल अब रूस और यूक्रेन की सेनाएं एक दूसरे पर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से लगातार हमले कर रही हैं। आप इस 2 विंडो में देख सकते हैं कि कैसे रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर ताबड़तोड़ तरीके से रॉकेट हमले कर रहे हैं। दाईं तरफ यूक्रेन की सेना की तस्वीरें हैं तो बाईं तरफ रूस की सेना की तस्वीरें हैं। आइए अब आपको यूक्रेन जंग से आई तबाही की कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। रात के अंधेरे में धू-धू जलती ये रूस की वो ट्रेन है जिसे यूक्रेन ने अमेरिका से मिले हाई मार्स रॉकेट सिस्टम की बदौलत तबाह कर दिया। यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट का दावा है कि यूक्रेन की फौज ने रूस से आने वाली जिस ट्रेन को निशाना बनाया उसमें भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और कई रूसी सैनिक भी मौजूद थे। रूस के हथियारों के जखीरे को लेकर आ रही ट्रेन पर जैसे ही हाई मार्स से दागी एक मिसाइल गिरी, वहां एक के बाद एक कई विस्फोट हुए और करीब 40 डिब्बों वाली ट्रेन जलकर पूरी तरह राख हो गई। इसके बाद वहां कुछ नजर आ रहा था तो वो था धुएं का गुबार और आग के शोले। यूक्रेन जंग की तबाही की तस्वीरें तो आपने देख ली। आइए अब आपको हम उस खतरे से भी रूबरू करवा दें जो इस वक्त दुनिया पर मंडरा रहा है। दरअसल यूक्रेन के ज़ेपोरिज़िया में भी रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। दोनों एक दूसरे के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमले कर रहे हैं। बस इस एक तस्वीर को देखकर ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर क्यों हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त दुनिया पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये यूक्रेन का ज़ेपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और इसके पास से उठता धुएं का गुबार इस हकीकत की तस्दीक कर रहा है कि जंग के दौरान इस परमाणु संयंत्र पर भी गोलाबारी की गई है। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के कंपाउंड में रॉकेट गिरने के बाद बना गड्ढा, पावर प्लांट की टूटी छत इस बात की तस्दीक कर रही है कि इमारत पर रॉकेट हमले हुए। इसके अलावा कंपाउंड की जमीन में धंसा एक रॉकेट, सड़क पर बिखरे रॉकेट के टुकड़े, दीवार पर गोलियों के निशान और खिड़की का टूटा कांच। दरअसल यही वो खतरा है जो इस वक्त पूरी दुनिया और खासकर यूरोप के सर पर मंडरा रहा है। रूस और यूक्रेन ने सोमवार को एक दूसरे पर दक्षिणी यूक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर गोलाबारी करने के आरोप लगाए। परमाणु विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर ज़ेपोरिज़िया परमाणु संयंत्र को नुकसान पहुंचा तो उससे पूरे यूरोप में रेडिएशन फैल सकता है, जिसकी वजह से यूरोप के देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन की गोलाबारी से ज़ेपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आग लग गई और कर्मचारियों को 2 रिएक्टरों से उत्पादन कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन पर संगीन आरोप लगाते हुए इसे एक परमाणु हमला करार दे दिया।
7 августа режимом Зеленского совершен новый акт ядерного терроризма на объектах энергетической инфраструктуры Запорожской АЭС для создания гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях. Около 12 часов 40 минут украинскими подразделениями 44-й артиллерийской бригады из района населенного пункта Марганец на противоположном берегу Каховского водохранилища осуществлен обстрел Запорожской АЭС. तो एक तरफ यूरोप पर नया खतरा है, लेकिन दूसरी ही तरफ यूक्रेन का यह आरोप है कि जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर कब्जा करने के बाद रूस की सेना ने वहां हथियारों का गोदाम बना लिया है, जिसका इस्तेमाल वो यूरोप की सेना पर हमले के लिए कर रहा है। लेकिन डर इस बात का है कि अगर एक भी बम जापोरिजिया परमाणु रिएक्टर पर गिरा तो फिर क्या होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर आरोप लगाते हुए कहा कि रूस ज़ेपोरिजिया परमाणु संयंत्र की आड़ में दुनिया को न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा है, लिहाजा उस पर परमाणु प्रतिबंध भी लगा देने चाहिए। Активно інформуємо світ про російський ядерний шантаж, про обстріли і мінування об'єктів Запорізької АЕС. Є вже відповідні реакції міжнародної спільноти, але потрібно пришвидшувати дії у відповідь. Росія не зважатиме на слова і занепокоєння. Потрібні нові санкції проти держави-терориста і усієї російської атомної галузі за створення загрози ядерної катастрофи. Світ має не забувати про Чорнобиль і пам'ятати, що Запорізька АЕС найбільша в Європі. Чорнобильська катастрофа – це вибух в одному реакторі. Запорізька АЕС – це 6 енергоблоків. रूस और यूक्रेन के बीच 166 दिन से जारी जंग और ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन लीक होने के खतरे के बीच अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को $1 अरब के रॉकेट और हथियार देगा। The capabilities in this package include the following: additional ammunition for high mobility artillery rocket systems, or HIMARS, 75,000 rounds of 155 millimeter artillery ammunition, 120 millimeter mortar systems, and 20,000 rounds of associated mortar ammunition. Munitions for National Advanced Surface to Air Missile Systems, or NASAMS. 1,000 Javelin systems and hundreds of AT-4 anti-armor systems. जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी तादाद में गोला बारूद मिलने से यूक्रेन की सेना का मनोबल बढ़ेगा और यूक्रेन जंग पहले से भी ज्यादा भीषण हो जाएगी। लेकिन यूक्रेन जंग के दौरान अब यूक्रेन की सेना पर भी रूस के कब्जे वाले इलाकों में रिहायशी इमारतों पर गोलाबारी करने के आरोप लगने लगे हैं। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने दोनेत्स्क के रिहायशी इलाकों पर बमबारी की, जिसकी वजह से लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। Все провода на крыше, как уничтожены. Перебито отопление, центральная труба. Один свист. Все устали уже, понимаете? Народ устал, мы устали уже. Донецк вообще, Горловка вообще, ДНР, все, это вообще кошмар, просто... यूक्रेन जंग के पहले दिन से रूस पर यह संगीन आरोप लगा रहा है कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहा है और अपनी इस साजिश को कामयाब बनाने के लिए वो एक नहीं बल्कि कई नाकाम कोशिशें कर चुका है। इसके अलावा रूस के निशाने पर यूक्रेन के बड़े और सीनियर सैन्य अधिकारी भी हैं। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस ने दावा किया है कि उसने रूस के 2 किराए के कातिलों को पकड़ा है। ये दोनों यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव और यूक्रेन के इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के चीफ किर्लो बुडानोव को जान से मारने के इरादे से यूक्रेन आए थे। यूक्रेन का ये भी दावा है कि पूछताछ के दौरान इन दोनों ने इस बात को कबूल किया है कि इन दोनों को इस काम को अंजाम देने के लिए $1.5 लाख देने का वादा किया गया था। इतना ही नहीं, यूक्रेन का ये भी आरोप है कि रूस ने उसके जिन इलाकों पर कब्जा किया हुआ है, अब उन इलाकों में रूस जनमत संग्रह करा रहा है ताकि रूस हमेशा के लिए यूक्रेन के उन हिस्सों पर कब्जा जमा सके।
मतलब साफ है कि अगर अब ये जंग रुक भी जाती है तो रूस यूक्रेन के जिन हिस्सों पर काबिज है वो उन्हें छोड़ने वाला नहीं है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। ऐलान ये किया गया है कि यूक्रेन रूस से सिर्फ ये जंग ही नहीं लड़ेगा बल्कि वो रूस से 8 साल पुरानी अपनी हार का बदला भी लेकर रहेगा। ये बदला क्राइमिया का है, वो क्राइमिया जिस पर रूस ने 2014 में हमला करके कब्जा कर लिया था। ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया कि यूक्रेन का युद्ध रूस से क्राइमिया जीतने के बाद ही खत्म होगा। 3 दिन पहले ही क्राइमिया में रूस के मिलिट्री एयरबेस पर जोरदार धमाके हुए थे। हालांकि यूक्रेन उन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, लेकिन उन हमलों के बाद ज़ेलेंस्की के इस बयान के काफी मतलब निकाले जा रहे हैं और अपनी जनता को आश्वस्त में लेते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये युद्ध तभी थमेगा जब हम क्राइमिया का बदला ले लेंगे, क्योंकि 2014 में रूस की सेना क्राइमिया पर कब्जा कर चुकी है। और ऐसे में ज़ेलेंस्की की तरफ से ये बहुत बड़ा बयान सामने आया है कि रूस से हार का बदला लिया जाएगा, वो बदला जो कि 2014 में क्राइमिया पर कब्जा रूस की तरफ से कर लिया गया था, लेकिन अब उसका बदला लिया जाएगा। ये ज़ेलेंस्की की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। हालांकि कुछ दिन पहले यहां पर हमला भी किया गया था क्राइमिया में यूक्रेन की तरफ से, लेकिन इसको लेकर औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच में जिस तरीके से युद्ध जारी है, 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने है। मुंह तोड़ जवाब दोनों सेना की तरफ से दिया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजीत। इस वक्त सहारनपुर के कुंडाकला गांव में हैं और 15 अगस्त से पहले एटीएस को बड़ी कामयाबी फिलहाल यहां पर मिली है। बताया जा रहा है कि ये नदीम का घर है। जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये नदीम का घर है। नदीम को यहीं से एटीएस ने गिरफ्तार किया था। उसके बड़े भाई साथ में थे, उनको भी एटीएस ने रात में गिरफ्तार किया था, लेकिन उनको पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया और नदीम को गिरफ्तार करने के बाद एटीएस की टीम ले गई थी। और एक तस्वीर मैं आपको और दिखाना चाहता हूं। ये नदीम का घर है जहां उनके माँ बाप रहते हैं। बताया जाता है कि उनके पिता की तबीयत खराब है और पिछले काफी दिनों से वो बीमार हैं। नदीम के ऊपर तमाम बड़ी जिम्मेदारियां थी इनकी देखरेख की और ऑपरेशन कराने की। लेकिन आपको बता दें कि इस दौरान एटीएस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि एटीएस को जानकारी मिली थी कि कुछ बड़ा कांड करने वाला है नदीम और तमाम लोगों के संपर्क में भी था वो। इस दौरान जो जानकारी आई उसके मुताबिक ये भी एक जानकारी आई कि नुपुर शर्मा को मारने का भी टास्क मिला था और यूपी एटीएस ने यह खुलासा किया कि नुपुर शर्मा जो कि बीजेपी की पूर्व नेता हैं, उनको मारने का टास्क मिला था। और इस दौरान लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि कैसे नुपुर शर्मा तक पहुंचा जाए। तहरीके तालिबान और साथ ही तमाम जो और आतंकी संगठन है उनसे भी संपर्क होने की बात कही जा रही है और इसीलिए एटीएस अब आगे की पूछताछ लगातार कर रही है। 15 अगस्त से पहले बड़ी साजिश नाकाम। यूपी एटीएस ने पकड़ा जैश का आतंकी। आत्मघाती हमले की फिराक में था आतंकी। यूपी के सहारनपुर से यूपी एटीएस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। यूपी एटीएस ने जैश-ए-मोहम्मद और तहरीक-ए-तालिबान से जुड़े एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। नदीम नाम का यह आतंकी पिछले कई दिनों से सुरक्षा बल के रेडार पर था, जो कई मदरसों से जुड़ा हुआ था। यूपी एटीएस से मिली जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया आतंकी मोहम्मद नदीम जैश-ए-मोहम्मद और टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों से सीधे संपर्क में था और ये फिदाइन हमले की भी फिराक में था। यूपी एटीएस को मिली नदीम से अहम जानकारी के मुताबिक इसके देश भर में 12 स्लीपर सेल का सुराग एटीएस को लगा है, जिनकी धरपकड़ जारी है। पकड़े गए आतंकी का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है। यूपी एटीएस ने दावा किया है कि नदीम आतंकवाद की स्पेशल ट्रेनिंग लेने के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान जाने वाला था और वो पाकिस्तान जाने के लिए वीजा लेने की फिराक में था। पाकिस्तान जाकर नदीम जैश-ए-मोहम्मद के कैंप में आतंकी ट्रेनिंग लेता और फिर इसके बाद वो मिस्र के जरिए सीरिया और अफगानिस्तान जाने की भी योजना बना रहा था। जैश के स्पेशल टास्क पर था आतंकी के निशाने पर थी नुपुर शर्मा।
गिरफ्तार आतंकी नदीम ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया है कि उसे पाकिस्तान में मौजूद जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी ने नूपुर शर्मा की हत्या करने का भी टास्क दिया था। यही नहीं, तकनीकी तौर पर काफी मजबूत नदीम देश भर में ऐसे लोगों को और ऐसे नौजवानों को आतंक के लिए तैयार कर रहा था जो बेहद ही पढ़े लिखे और तकनीकी तौर पर बेहद मजबूत हों। सरकारी भवन और पुलिस परिसर पर आत्मघाती हमले की फिराक में था। 2018 से जैश और टीटीपी के संपर्क में था नदीम ने देश में कई जगह पर रेकी की। एटीएस को नदीम के पास से मोबाइल फोन मिला है। मोबाइल से आत्मघाती विस्फोट से जुड़ी पीडीएफ फाइल मिली। जैश और टीटीपी के आतंकियों से चैट और वॉइस मैसेज मिले। नदीम ने सोशल मीडिया पर आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग ली। टीटीपी के पाकिस्तानी आतंकी सैफुल्लाह से फिदाइन हमले की ट्रेनिंग ली। नदीम ने आतंकियों को 30 से ज्यादा वर्चुअल नंबर दिए थे। नदीम ने आतंकियों को सोशल मीडिया आईडी बना कर दी थी। यूपीएटीएस को इंटेलिजेंस से इनपुट मिला था कि सहारनपुर के गंगोह थाना इलाके के कुंडा कला गांव में एक शख्स जैश ए मोहम्मद और टीटीपी विचारधारा से प्रभावित होकर फिदाइन हमले की तैयारी कर रहा है। जिसके बाद आनन फानन में एटीएस की टीम हरकत में आई और उसने नदीम को गिरफ्तार किया। फिलहाल कोर्ट ने नदीम को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। और सीधे इस वक्त ग्राउंड जीरो का रुख कर रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया संवाददाता आनंद तिवारी इस वक्त जुड़ गए हैं। आनंद, पुलिस अब तक क्या क्या बता पाई है नदीम के बारे में? जी देखिए, सबसे पहले हम आपको वो मदरसा दिखाते हैं, मोहम्मद अरबिया इस्लामिया, जहां पे तालीम ली है मोहम्मद नदीम ने जब वो छोटा था। देखिए जिस तरह से बहुत छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे उर्दू की तालीम ले रहे हैं कुरान शरीफ की, ठीक इसी तरह से यहाँ पर मोहम्मद नदीम एक वक्त था जब यहाँ पर उर्दू की तालीम लेता था। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है, यहाँ के शिक्षकों का कहना है कि उन्हें बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो इस तरह से आतंकवादी गतिविधि में शामिल होगा। एक जानकारी जो एटीएस से निकल के सामने आ रही है उसके मुताबिक कि जो सैफुल्लाह नाम का आतंकी था जो पाकिस्तान में बताया जा रहा है उससे वीडियो चैट पे बात करता था, ये दावा एटीएस ने किया है। और तहरीक तालिबान और पाकिस्तान के 5 खूंखार आतंकियों से भी लगातार वो वीडियो चैट पे बात कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जो मदरसा है इसके हमने कई लोगों से बात की, उनका कहना था कि यहाँ पर जब काफ़ी छोटा था, हाई स्कूल से पहले मोहम्मद नदीम और उसके तमाम भाई जो हैं वो यहाँ पे पढ़ने आते थे। कई छोटी लड़कियाँ भी यहाँ पर हैं जो उर्दू की तालीम लेने यहाँ पर आती हैं। लेकिन उनके शिक्षक ने बताया कि उन्हें इस बात का कतई अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी बड़ी वारदात में शामिल होगा। और पढ़ने में बेहद ही शार्प था, उर्दू और अंग्रेजी की अच्छी समझ थी उसको, और उसके भाई जो हैं वो भी उसके साथ यहाँ पर पढ़ते थे। फिलहाल अभी एडीजी जो कानून व्यवस्था, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लखनऊ में, और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये जो इसके पास से जो पीडीएफ फाइल मिली है उन्हें डिकोड करने के लिए फॉरेंसिक मदद ली जाएगी। इसके अलावा जो चैट्स हैं उन्हें भी उनकी डिटेल जो है वो खंगाली जा रही है फॉरेंसिक टीम के जरिए कि किस तरह से ये कम्युनिकेट करता था और 2018 में किस तरह से ये संपर्क में आया। लेकिन पूरे गांव के लोग, आसपास लोग अभी अचंभे हैं कि एक छात्र जो बेहद गरीब परिवार से है वो इतने बड़े आतंकी संगठन से आखिर कैसे जुड़ा, कौन लोग थे उसके जिन्होंने उसका ब्रेन वॉश किया। हालांकि यहाँ के तमाम लोगों को कहना है कि पढ़ने में 15 तारीख से पहले ये नापाक साजिश को नाकाम कर दिया गया है और ये बड़ी कामयाबी यहाँ पर यूपी एटीएस के हाथ लगी है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि सहारनपुर से गिरफ्तार मोहम्मद नदीम की आतंकी कुंडली क्या कुछ कहती है, और आपको बताते हैं कि कैसे नदीम आतंकवादियों के संपर्क में आया। देखिए, मोहम्मद नदीम जो कि यूपी के सहारनपुर का रहने वाला है, नदीम ने 10वीं क्लास तक पढ़ाई की है। नदीम को उर्दू और अंग्रेजी भाषा की जबरदस्त पकड़ है। उर्दू और अंग्रेजी ना सिर्फ लिखता है बल्कि नदीम पढ़ता और बात भी करता है। नदीम को वर्चुअल आईडी बनाने में महारत हासिल है। इसके साथ ही मोहम्मद नदीम को टेक्नोलॉजी की बेहतर समझ है। गिरफ्तार आतंकी मोहम्मद नदीम युवाओं का ब्रेन वॉश करने में एक्सपर्ट माना जाता है। इसके साथ ही नदीम ने सोशल साइट्स पर आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग ली है और ऐसे में उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और पूछताछ में अभी तक बेहद अहम खुलासा हुआ है कि नूपुर शर्मा की हत्या ने गिरफ्तार किया। उसके बाद एटीएस के अपने अपने दावे हैं, लेकिन गांव के लोग ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो सीधे सीधे गलत हैं। और मैं एक बार फिर से आपको घर दिखाना चाहता हूं नदीम का, क्योंकि ये नदीम का घर है। नदीम यहीं पर रहा करता था, उसके 2 भाई और हैं, वो दूसरी जगह रहते हैं, वो दुकान चलाते हैं। लेकिन एक जो बड़ी अपडेट आ रही है नदीम से जुड़ी हुई, वो भी आपको बता दें। बड़ी अपडेट ये है कि देहरादून कनेक्शन भी नदीम का सामने आया है और एटीएस की टीम देहरादून से पहुंच गई है छापेमारी करने के लिए, क्योंकि देहरादून के तमाम लोगों से संपर्क था उसका, जो अब तक जानकारी मिली है। शुक्रवार को यूपी एटीएस की टीम ने सहारनपुर के कुंडा कला के इसी गांव से नदीम को गिरफ्तार किया। यूपी एटीएस की जांच में उसके कई राज सामने आए। बताया जा रहा कि नदीम पश्चिमी यूपी और देहरादून के कई लड़कों के संपर्क में था। वो इन लड़कों को अपने साथ पाकिस्तान ले जाने की भी जानकारी दे रहा था, उनको लालच दे रहा था।
यूपी एटीएस के पास इन लड़कों की पूरी कुंडली है। अब उन लड़कों से भी पूछताछ करेगी यूपी एटीएस। और इस पूरे मामले में आपको बता दें कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने तमाम बड़े खुलासे किए हैं। प्रशांत कुमार ने बताया कि कैसे नदीम लोगों के संपर्क में था और कैसे लोगों से जुड़ा हुआ था। आपको सुनाते हैं उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने नदीम को लेकर के क्या जानकारी दी है। मोहम्मद नदीम, जो कि नकुड़ थाना अंतर्गत जनपद सहारनपुर का निवासी है, उसको गिरफ्तार किया है। और ये व्यक्ति जैश ए मोहम्मद नामक आतंकी संगठन के नेटवर्क का एक सदस्य है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में विभिन्न जगहों पर आतंकवादी घटना करने की थी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आतंकी मोहम्मद नदीम के खौफनाक मंसूबे क्या है, जिनको नाकाम करने का काम यूपी एटीएस ने कर दिया है। नदीम को बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा की हत्या करने को अंजाम देना था। देश में स्लीपर सेल तैयार करने की जिम्मेदारी भी नदीम को दी गई थी। साथ ही युवाओं का ब्रेन वॉश करने में भी नदीम एक्सपर्ट है। नदीम ने देश में अहम जगह की रेकी की थी। आतंकी रिक्रूटमेंट के लिए लड़कों की तलाश भी नदीम कर रहा था। और आपको बता दें कि मोहम्मद नदीम ने जहां से तालीम ली थी, जहां से उर्दू की पढ़ाई की थी, उस मदरसे पर पहुंचे न्यूज 18 इंडिया संवाददाता आनंद तिवारी। वहां के कारी जमील से उन्होंने बात की। उन्होंने क्या कुछ आनंद तिवारी को बताया है, ये भी सुनवाते हैं आपको। कुंडाकला गांव के उस मदरसे में मौजूद हैं जहां पे तालीम ली है उर्दू की। जो नदीम मोहम्मद है उसने हमारे साथ, उसके जो शिक्षक है वो यहाँ पर हैं। अब भाईजान आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम जो है जमील अहमद है, कारी जमील अहमद। और नदीम कब तक पढ़ाई करी, कहाँ तक की तालीम ली उसने यहाँ से? उसने बचपन में पढ़ा है 8 साल की उम्र से लेकर के 11 साल की उम्र तक के उसने पढ़ा है यहाँ। हाँ, कुरान शरीफ उसने मुकम्मल पढ़ करके वो फिर जो है अपने घर के काम में लग गया था। किस तरह का नेचर था नदीम का? आप यहाँ पे आपने उसको पढ़ाया, आप उसके शिक्षक हैं। जी, उसका जो है ना यहाँ पे कोई इस किस्म का कोई चोरी का या कोई वैसे जो है ना किसी सियासत से कोई ताल्लुक लेना देना किसी किस्म का कोई नहीं था। हाँ, बताया जा रहा है कि इंग्लिश और उर्दू में बहुत अच्छी पकड़ है उसकी, बोलने में, लिखने में। हिंदी इंग्लिश उसने जो सीखी होगी वो यहाँ से मदरसा छोड़ने के बाद, जिस वक्त यहाँ की तालीम उसने कुरान शरीफ पढ़ लिया है, उसके बाद उसने कहीं सीखी होगी वो मैं नहीं जानता कहाँ सीखी होगी उसने। किस तरह का व्यवहार था? कभी आपको लगा, आपने मीडिया के जरिए सुनिया कि पाकिस्तान, तहरीक तालिबान, अफगानिस्तान, सीरिया से उसके नाम जुड़ रहे हैं आतंकी संगठन से, आपके क्या इस पे व्यू हैं? जी, उसके बारे में तो मैं ये कहूँगा कि उस वक्त में तो जो है ना जो मेरे पास पढ़ता था, उस वक्त में तो कोई ऐसी बातें मतलब कोई पाकिस्तान का आना है जाना, ये कोई हम क्यों बात करना, फ़ोन वगैरह थे, किसी भी तरीके से ये ख़त वगैरह लिखना है, तो इस किस्म की कोई बात मेरे सामने नहीं थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मेरे ठीक पीछे यमुना नदी है। मैं बोट क्लब में मौजूद हूं। आपको बताऊं कि यमुना का जलस्तर अब खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। जो खतरे का निशान है वो 205.33 मीटर है, लेकिन यमुना ने खतरे के निशान को क्रॉस कर दिया है और 205.99 मीटर है। मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। ये आप देखिए, फ्लो काफी ज्यादा है क्योंकि कल भी हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे और जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी, यहाँ पर काफी ज्यादा पानी का फ्लो है और जो यमुना से सटे हुए इलाके हैं वहां पर लोगों को सुरक्षित इलाकों में भेजा गया है। मैं कुछ और तस्वीरें
दिखाती हूँ कमलदेव, अब आप आगे आइए। आप देखिए जो ये फसल है वो भी बर्बाद हो चुकी है। कई एकड़ में फैली फसल जो यमुना से सटे हुए इलाके हैं वहां तक पानी पहुंच चुका है। ऐसे में दिल्ली वासियों की धड़कन भी बढ़ जाती है। जब भी यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो उसके बाद दिल्ली वासियों के लिए खतरे की घंटी होती है, क्योंकि बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। और ऐसे में जो पीछे इस तरफ अगर आप जाते हैं तो झुग्गी झोपड़ियां हैं उनको खाली करवाया गया है, वो अपना सामान छोड़ करके चले गए हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर मोटर बोट तैनात की गई है, क्योंकि बोट्स काफी ज्यादा है। यहाँ पर हर पॉइंट पर बोट तैनात की गई है, साथ ही लाइफ सेफ्टी जैकेट्स भी रखे गए हैं कि अगर कोई ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर लोगों को जरूरत पड़े तो वहाँ पर उनकी मदद की जा सके। मैं तस्वीरें दिखा दूं कि यहाँ पर हर समय ये लोग मुआयना करते हैं, ये लोग आते हैं और उसके बाद ये पूरी स्थिति का जायजा भी लेते हैं। मेरी सहयोगी प्रियंका ने भी जायजा लिया है पुराने पुल पर, वहाँ पर जो लेवल है वो खतरे के निशान को पार कर रहा है। हम एक रिपोर्ट देखते हैं। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली के लोहे वाले पुल पर और ये फिलहाल जो पिलर आप देख रहे हैं ये खतरे के निशान से ऊपर जब यमुना बहती है उसको इंडिकेट करता है। तो यहाँ पीछे आप देखिए जहाँ यमुना नदी बह रही है किस तरह ये इसको पार कर रहा है। यहाँ स्थिति आप तौर पर देखें तो यहाँ जो आसपास झुग्गी झोपड़ी बसाई गई थी उनसे भी आपको अंदाज़ा लगेगा कि पानी यानी यमुना का जो स्तर है वो कितना बढ़ गया है। यहाँ आप देखिए कुछ मकान यहाँ पर बने हुए जिनको फिलहाल पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है। आधे से ज़्यादा पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। लोग अपना सामान लेकर जो कुछ हाथ में लगा है उसे लेकर यहाँ से निकल गए हैं, क्योंकि पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें आप देखें तो आपको ऐसे ही यहाँ पर पूरे जो झुग्गियाँ हैं वो आपको फिलहाल खाली नजर आएंगी। पीछे तक जहाँ तक देख रहे हैं वहाँ पर पानी ही पानी नजर आएगा। हालांकि अगर 2-3 दिन पहले की बात की जाए तो यहाँ इसी तरीके की ज़मीन बनी हुई थी जहाँ पर फिलहाल पानी ही पानी है। मिट्टी वहाँ तक थी, यहाँ पर बाकायदा लोग रह रहे थे, लेकिन अब इवैक्यूएशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तकरीबन 37,000 लोग ऐसे हैं दिल्ली में जो यमुना बेड पे रहते हैं, यमुना के आसपास रहते हैं, जिन पे खतरा मंडराता है। तो उनको इवैक्यूएट करने की प्रोसेस भी शुरू हो गई हैं। टेम्परेरी टेंट्स भी लगाए